Hi friends, welcome back. Anna Malai, Modi of the South 2024 इलेक्शंस। अच्छा भैया, आपके कमेंट से तो ये लग रहा है कि सब लोग जो हैं इलेक्शंस में वोट करने अभी नहीं जा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं जा रहे भाई। नहीं, पिछले टाइम से अगर अभी का देखे तो नंबर ऑफ पीपल जो वोट कर रहे हैं वो कम हुए हैं। और कमेंट से ये भी पता चल रहा था कि ये ऐसे लग रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मोदी जी 400 पार तो कर ही लेंगे, इसलिए कम जा रहे हैं। जबकि बैठे बैठे हो जाएंगे। पढ़ने में सुनने में ये लगा कमेंट्स में कि मुस्लिम्स जो हैं वो फुल अपना जा रहे हैं, और जिनको जाना चाहिए करेक्ट वोट करने के लिए वो बैठ के आलस कर रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, देश को डुबाना है क्या? इसका मतलब माइनॉरिटी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और वो इसी हिसाब से फिर अपना दिखाएगी। हाँ, अगर आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो अपनी ड्यूटी पूरी करो। अगर आप ये ड्यूटी नहीं कर सकते हो तो फिर ये भी मत सोचो कि देश को आपके लिए कुछ करना चाहिए। हक सब मांगने के लिए आ जाते हैं, जब अपना कर्तव्य करना है तो पीछे हट रहे हो। तो मेक श्योर करो कि अगर आपने वोट नहीं किया तो मेक श्योर करो कि आप वोट करो। वोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक की ड्यूटी है। देखिए, हमारी इतनी रीच नहीं है, मगर जिनकी रीच है उनको होना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। सभी लोग वोट करेंगे तभी 400+ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जैक्टली। एंड ये ऐसी क्रिटिकल चीजें होती हैं कि आपकी आगे की लाइफ डिपेंड करती है इस पे। बड़ी दुख की बात है कि इतने जो यूट्यूबर्स बने हुए हैं इररिस्पॉन्सिबल इतने हो हैं, सब्सक्राइबर्स इतने मिलियंस में, पर अपने देश के लिए जो है कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे कि अवेयरनेस लाएं। अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो से पहले इतना तो बोल सकते हैं कि आप वोट करने जाओ, इतना तो रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। पर हद ही है, मिलियन व्यूज हैं, बनाते वीडियोज हो, पर उससे पहले एटलीस्ट इतना तो बोल के अपना अवेयरनेस लाओ। तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा ना अपने देश के लिए। पर देख लो, बड़ी दुख की बात है। पर नहीं वे हम तो यहाँ बैठकर भी कोशिश यही कर रहे हैं कि अपनी कंट्री के लिए वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हल्के में मत लो। आपकी लाइफ पे ऐसा इम्पैक्ट होगा कि आपको नजर आएगा। एग्जैक्टली, अपनी ड्यूटी करो, फिर उस वक्त रोने का फायदा नहीं है। उसके बाद फिर रोने का फायदा नहीं है। पर जिन्होंने वोट किया है बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपना जो कर्तव्य है, अपना धर्म जो है वो जितने लोगों को भी आप जानते हैं और आपने वोट किया उनको फोर्स करिए कि भैया वोट तो करना है। एग्जैक्टली। और अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको मेक श्योर करो कि आप वो वोट करने जाएं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इन मैगजीन्स को पेरियार एडिट करते थे। उन मैगजीन ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आर्टिकल्स पब्लिश किए थे जिसमें ब्राह्मणों को धमकी दी गई थी कि देखिए जो हाल ज्यूस का हुआ है जर्मनी में, उससे कुछ सबक सीखिए वरना शायद थोड़ी देर हो जाएगी। अगर जो अन्ना मलाई कह रहे हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये अचीव कर लिया तो ये बीजेपी और हिंदुत्व के लिए योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह ही एक नया यंग डायनामिक नेशनल हिंदुत्व लीडर भी इमर्ज हो सकता है। उन्होंने हैदराबाद में कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो खुद मुस्लिम्स के हित में थे, लेकिन उनको AIMIM ने कभी नहीं उठाया। आज AIMIM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर यार जंग को कम्युनिटी का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है, जहां पर 60% पॉपुलेशन मुस्लिम है और जहां पर वो एक एज अ ब्लॉक वोट करते हैं। वहां पर ओवैसी को हराना कितना मुश्किल है, बेसिकली इम्पॉसिबल है। गुजरात से भी ज्यादा RSS शाखा केरला में है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को बहुत केरला में सक्सेस नहीं मिल पाई है। देश में कुल 15 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, और उन 15 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज में भाजपा आज तक एक भी सीट नहीं जीत पाई। देख लो, आपने अक्सर कुछ लोगों से सुना होगा कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से बहुत बेहतर है क्योंकि बीजेपी वहां पर जीत नहीं पाती। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने भी ऐसा कहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट होने का भी शायद बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा है साउथ इंडिया में। कोई जुमले में नहीं फंसता है, सीधे सवाल पूछ लेता है, ना 15 लाख वाली बात में वो आते हैं और ना अच्छे दिन के वो चक्कर में पड़ते हैं। पहली बात तो बीजेपी ने ऑलरेडी कर्नाटका में गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन इसीलिए तो कर्नाटका को अब साउथ इंडिया का हिस्सा नहीं माना जाता, और इसीलिए कर्नाटका को उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनने पर हार्दिक बधाई। देखिए, अक्सर साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स की तारीफ की जाती है क्योंकि वहां पर बीजेपी नॉर्थ इंडिया की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, लेकिन अक्सर साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स का जो डार्क साइड है वो प्रॉपर्ली कवर नहीं किया जाता। The Congress MP is now demanding a ban on the RSS as we speak, has compared it to the PFI. DMK's A. Raja openly spewing Regional venom parties are against bogus. Hinduism, calling it a menace for not just India और but लोग for वहाँ the के भी world. मैनेज उन्होंने सनातन धर्म की तुलना बीमारी से कर दी है, इसे पूरी तरह से खत्म करने की बात कह दी है। Tamil Nadu's Higher Education Minister
has said that people who speak the Hindi language sell pani puri in Tamil Nadu, so highlighting that English should be the mandatory language in Tamil Nadu. लेकिन लगता है कि 2024 इलेक्शंस में और भी बड़ा रिजल्ट पाने के लिए बीजेपी काफी अग्रेसिवली सदर्न इंडियन स्टेट्स में भी कैंपेन कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने केरला में एक रोड शो निकाला है। आई होप कि सब वोट करेंगे। तमिलनाडु में पब्लिक रैलीज निकाली हैं। दिमाग ही नहीं है लोगों पवित्र में। भूमि पर कोट्टई मारियम्मन मंदिर को नमन करता पूरा हूं। कोशिश कर रहे हैं पर और खासकर कुछ ऐसे बहुत लीडर्स को जनता फील्ड किया पागल गया है। जो शायद या तो 2024 में या फिर इन द लॉन्ग टर्म बीजेपी को साउथ इंडियन स्टेट्स में सक्सेस दिला सकते हैं। तो आइए आज उनमें से कुछ लीडर्स के बारे में बात करते हैं, बीजेपी की सदर्न स्टेट्स नहीं, की बट बहुत 2024 की पॉपुलेशन का स्ट्रेटजी के दिमाग बारे में खराब बात है करते हैं। हमारे और यहाँ। देखते हैं देश को कि क्या ये डुबाओगे। स्ट्रेटजी 2024 Your में loss। या पाकिस्तान long के term में हमदर्द भी तो बीजेपी कितने को बैठे southern हैं। states में सक्सेस दिला सकती है। डुबा दो अपने स्टेट को, डुबा दो अपनी कंट्री को। नहीं समझ रहे लोग। हेलो हेलो, हमारे शाम comment शर्मा sections में शो कितने का आ बहुत जाते हैं। स्वागत है। मैं दबाओ, हूं दबाओ। सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। देखिए, हर लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी कोशिश कर रही है 2014 के बाद कि अपनी टैली को बढ़ाया जा सके। 2014 में उनकी 282 सीट्स आई थी, 2019 में उनकी 303 सीटें आई थी और इस बार तो वो लोग 400 पार के नारे लगा रहे हैं। अब की बार और लगता है इस बात को ऑपोजिशन भी एक्सेप्ट कर रही है। तो 400 पार हो रहा है। तो नॉर्थ इंडिया में बीजेपी ने ऑलरेडी ग्रो किया है और अगर पिछले इलेक्शन से वोट वो करो 100 भाई, सीटें वोट ज्यादा करो। बीजेपी लाना चाहती है तो उनको दूसरे स्टेट्स में भी ग्रो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सदर्न स्टेट्स में जहां ट्रेडिशनली उनको सक्सेस नहीं मिली है। एक बड़ा स्टेट साउथ में जहां पर बीजेपी बहुत अग्रेसिवली ग्रो करने की कोशिश कर रही है वो है तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु 1967 से बेसिकली द्रविडियन पार्टीज की रूल में चल रही है, चाहे वो डीएमके हो या एडीएमके हो। द्रविडियन पॉलिटिक्स बहुत इन्फ्लुएंशियल है तमिलनाडु में, जो एक समय पर चोलास की धरती हुआ करती थी, थिरुकुरल की धरती हुआ करती थी, भारत के सबसे खूबसूरत मंदिरों की धरती थी, भारत के महान संतों की धरती थी। वहां पर द्रविडियनिज्म का एक कैंसर फैल गया है। इसे मैं कैंसर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, द्रविडियन आइडियोलॉजी जो है वो बेसिकली भारत के लोगों को डिवाइड करने के लिए बनी। वही तो कर रहे द्रविडियन हैं सब। आइडियोलॉजी एक्चुअली इंडिया की आइडियोलॉजी है भी नहीं। इसको यूरोपियंस ने, जर्मन्स और ब्रिटिश ने डेवलप किया था यूरोपियन राज को भारत के ऊपर जस्टिफाई करने के लिए। द्रविडियन आइडियोलॉजी बेसिकली इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी के डिबंक्ड आइडिया को मानती है। ये थ्योरी कहती है कि नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो आर्यंस हैं जो यूरोप से भारत आए थे भारत को कॉलोनाइज करने के लिए, जिन्होंने द्रविडियंस जो कि इंडिया के सो कॉल्ड ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं उनको नॉर्थ इंडिया से खदेड़ के साउथ इंडिया में तमिलनाडु में भेज दिया। आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी हैं वो बाहर से आए हैं। शर्म ही नहीं आती ऐसे बोलते हैं। इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। जो लोग इस डिबंक द्रविडियन आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं यही तो डिवाइड कर रहे हैं चीजों से भी कन्विंस हो देश जाएं। को। अगर किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, लड़की नहीं मिल रही है, ये शुक्र का उपाय है, दही से अपने गुप्तांग धोना शुरू कर दीजिए। प्राइवेट पार्ट। तो ये जो द्रविडियन पार्टीज हैं तमिलनाडु की, ये पेरियार की आइडियोलॉजी से, द्रविडियन आइडियोलॉजी से काफी मेल खाती हैं। पेरियार एक तमिलनाडु के इंटेलेक्चुअल और सो कॉल्ड रिफॉर्मर थे जिन्हें द्रविडियन पार्टीज बहुत हाई एस्टीम में रखती हैं, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और ही है। जिन मैगजीन्स को पेरियार एडिट करते थे, उन मैगजीन ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आर्टिकल्स पब्लिश किए थे जिसमें ब्राह्मणों को धमकी दी गई थी कि देखिए जो हाल ज्यूस का हुआ है जर्मनी में, उससे कुछ सबक सीखिए वरना शायद थोड़ी देर हो जाएगी। वो मैगजीन्स कहते थे कि ब्राह्मणों को तमिलनाडु से निकाल बाहर करना चाहिए। इनफैक्ट पेरियार को एक सोशल जस्टिस के मसीहा की तरह देखा जाता है, लेकिन पेरियार को सिर्फ ब्राह्मणों से नफरत नहीं थी बल्कि उनको शेड्यूल कास्ट से भी नफरत थी। द्रविडियन मूवमेंट जो है वो मेनली बड़ी नॉन शेड्यूल कास्ट लैंड ओनिंग कास्ट से मदद लेता है। पेरियार तो अंबेडकर से भी नफरत करते थे। उन्होंने अंबेडकर को अटैक किया था एक बार ये कह के कि वो ब्राह्मणों से घूस लेते हैं। पेरियार ने सिलप्पडिकरम, जो कि एक ग्रेट हिंदू तमिल एपिक है जिसको इलांगो अडिगल ने लिखा था, उसको भी आर्यन प्रोपेगेंडा का एक टूल बताया था। और इसी द्रविडियन आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड जो द्रविडियन पार्टीज हैं उन्होंने अक्सर सनातन धर्म को अटैक भी किया है। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது.
இப்ப ஹச்சையில் இருந்தது குண்டு சொல்வான் மகனோடு அறுவரானோம் ஐயா நின்னோடு 7 பேரானோம் 7 பேரானோம் தம்பினா என்ன ஜாதி எந்த மதம் எங்க பிறந்தான் எனக்கு ராமாயணத்துல நம்பிக்கை இல்ல ராமன் மீது நம்பிக்கை இல்ல ஆனால் கதையை சொல்றேன் Tamil won't accept நம்பி பிறந்து ஒரு குறவரை Ram. வரை We are enemies of Ram. இன்னொரு சகோதரனாக இன்னொரு குறவை 6வது சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்ட ராமாயணத்துக்கு பேர் தான் மனித நல்லிணக்கம் कौन से लोग हैं? ஜெய் ஸ்ரீராம் சி इडियट और ये मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन से You भी are. बहुत क्लोज है। Tamil Nadu speaker has linked the state's development to Christianity. What makes it all वही तो the कर more रहे हैं सब condemnable religion is that based, he said caste if based there were politics. no priests in तभी डूबेगा जीत बेटा रहे तुम्हारा हैं। स्टेट Tamil डूबेगा Nadu would डूबेगा। be like Bihar. पेरियार और जो द्रविडियन मूवमेंट थी वो काफी प्रो ब्रिटिश भी थी और उन्होंने मुस्लिम लीग को उनकी प्रो पाकिस्तान डिमांड में भी सपोर्ट किया था। तो देखिए ये एक टॉक्सिक आइडियोलॉजी है जो तमिलनाडु में है, जो तमिलनाडु में एक सॉर्ट ऑफ सेपरेटिज्म का आइडिया डेवलप करती है कि वो बाकी देश से अलग है और बाकी देश के जो हिंदूज हैं उन्होंने उनको अलेजेडली हजारों साल पहले बहुत ओप्रेस किया है। इसके ऑपोजिशन में तमिलनाडु में हिंदुत्व को पॉपुलराइज करने के लिए और जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने अन्नामलाई को चूज किया है। अन्नामलाई एक एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्हें अपने टेन्योर में एक अच्छी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप करने के लिए जाना जाता है। इस वजह से जब वो आईपीएस में थे उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जब उनका कहीं तबादला होने वाला था तब हजारों लोग पुलिस स्टेशन चले गए थे कि इनको प्लीज यहाँ से मत हटाइए। इनको काफी टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड भी माना जाता है। 2015 में जब वो आईपीएस में थे तो उन्होंने एक सुरक्षा लॉन्च ऐप किया था जिस ऐप के तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है और साथ ही साथ उस शिकायत पर पुलिस ऑनलाइन रजिस्टर करके काम भी शुरू कर सकती है ताकि लोगों को बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर न काटने पड़े। इनफैक्ट उनके काम से उनके जो इंचार्ज एरिया में लोग थे वो इतना इंप्रेस हुए थे कि उनको सिंघम अन्ना भी बुलाने लगे थे। लेकिन उनका मन था कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर समाज के लिए कुछ बड़ा वहाँ पे करना पावर चाहते। नहीं है ना, इसलिए तुम अंडर हो। 2019 में उन्होंने पुलिस फोर्स से इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन की एज ए पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा कुछ लाने का, ताकत तो पॉलिटिशियंस में है। पिछले कुछ इलेक्शंस में बीजेपी को तमिलनाडु में सिर्फ 3 to 5% वोट शेयर मिली थी। बीजेपी ने ऑब्वियसली अन्नामलाई में कुछ देखा और उन्हें तमिलनाडु में बीजेपी का यंगेस्ट प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इससे ऑब्वियसली अन्नामलाई के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई। उन्हें एक ऐसे स्टेट में बीजेपी को रिप्रेजेंट करना है और बीजेपी को सक्सेस दिलानी है जहां पर बीजेपी का बेसिकली कोई प्रेजेंस में अक्ल होगी तो करेगी। रोहित शर्मा के गांव में हार्दिक पांड्या फैन क्लब खोलने की जिम्मेदारी दे दी गई है अन्नामलाई। अन्नामलाई ने शुरू से ही डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए वो द्रविडियन आइडियोलॉजी के सामने घुटने नहीं टेके और उन्होंने शुरू से ही हिंदुत्व को एंडोर्स किया है और द्रविडियन आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज उठाई है। इस वजह से 2021 में इसी प्लैंक पर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था लेकिन काफी बड़ी मार्जिन से वो इलेक्शन उन्होंने हारा था। अब बहुत लोगों ने सोचा कि चलो भैया ये हार गए इलेक्शन, इनका करियर मुन्ना भाई के हॉस्टल के कमरे की तरह ही शुरू होते ही खत्म हो गया। लेकिन हारने के बावजूद बीजेपी ने अपेरेंटली इनमें कुछ देखा और इनको हारने के बावजूद भी सपोर्ट देते रहे और अन्नामलाई ने हार के बाद भी अपना जो अग्रेसिव प्रो हिंदुत्व स्टांस था वो नहीं छोड़ा और तमिलनाडु में ग्राउंड लेवल पर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिशें और भी तेज की। जुलाई 2023 में उन्होंने तमिलनाडु में एन मन एन मक्कल यानी माई लैंड माई पीपल के नाम से 6 महीने की लंबी पदयात्रा शुरू की। हमारे नेता अन्नामलाई जी एन मन एन मक्कल यात्रा लेकर तमिलनाडु भर में अमित शाह चलने के लिए निकल रहे हैं। अन्नामलाई का विजन था कि इस पदयात्रा से तमिलनाडु के लोगों को बीजेपी के साथ, बीजेपी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ और बीजेपी के सबका साथ सबका विकास की आइडियोलॉजी से जोड़ा जाए। These are the main intention behind this yatra. With a spirit of positivity, go meet everybody. Thank them for their support to Honorable PM. Thank the beneficiaries for standing with Honorable PM. This yatra called Yen Man Yen Makkal to show how DMK is so alienated from the land of Tamils. Family politics, corruption, each day some issue against the minister, absolute misgovernance, looting that is happening at the ground level. So all of these things also the yatra would be focusing. दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। पहले लग रहा था लोग समझदार हैं, सब है, पर फिर वी डोंट नो, कुछ लोग हैं समझदार हैं, कुछ नहीं कम समझदार है, ज्यादा उनको अपनी समझदारी का ज्यादा प्रचार करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए अपनी समझदारी को। पता नहीं क्या होगा, फिर से टेंशन हो रही है। भैया वोट करो, वोट करो। आई होप लोगों में यहाँ पे भी हैदराबाद में, तमिलनाडु में अक्ल आए कि भैया किसको वोट करना है। वही तो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, हेट्रेड वाली पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं। एड देखा नहीं है क्या, किस टाइप की इन्होंने स्पीचेस दी हैं जो जीत रहे हैं इन एरियाज में। बिल्कुल वो श्री राम जी के ऊपर ऐसे अभद्र शब्द यूज कर रहे हैं, सनातन धर्म के ऊपर कैसे कैसे बोल रहे हैं, इवन हिंदी लैंग्वेज के अगेंस्ट इतनी हेट्रेड है इन लोगों के अंदर।
इंडिया का पार्ट होके सुनने को आ रहा है कि सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को कई जगहों पर। तमिलनाडु का चक्कर तो स्टार्टिंग से ही है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि वहां के लोगों को अक्ल आए और भैया कुछ, और ये सारी हेटर जो है पॉलिटिशियंस ही फैलाते हैं, पॉलिटिशियंस ही करते हैं। वो धीरे धीरे सालों वो लगे रहते हैं उस टाइप की, वो ब्रेन वॉशिंग करते गए। तमिलनाडु के जब यंगस्टर्स बाहर जाते हैं तमिलनाडु से, उनको कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती और कई जगह पे इंग्लिश भी लोगों को नहीं आती। हाँ, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दे नीड टू, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स ने उनके माइंड में ऐसा कर दिया है कि ये लैंग्वेज मत सीखो। इसीलिए कहते हैं कि मैं कहती हूँ कि इंडिया में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए। उससे यूनिटी, एकता की फीलिंग आएगी। नहीं तो ये पॉलिटिशियंस जो हैं इस टाइप से हेटेड, भैया हमारे एरिया का तो ये लैंग्वेज, हम तो अलग हैं। वो दूसरा बोलेगा मेरे एरिया का ये लैंग्वेज है, हम तुमसे अलग है। अरे भारत को ही डिवाइड करते जाएंगे ये लैंग्वेज के। और को बोलते हैं इंग्लिश यूनाइटिंग, नहीं, इंग्लिश इज नॉट योर लैंग्वेज। नहीं, इंग्लिश तुम नहीं कह सकते कि हमने करनी है। क्यों करेंगे? हमें इतने गए गुजरे कि हम अपने देश की किसी एक भाषा को यूनिवर्सल नहीं कर सकते। मतलब किसी को भी एक को यूनिवर्सल इंडिया में इतना फोकस इंग्लिश में होता है कि हम लोग ज्यादा फ्लुएंट है इंग्लिश में rather than हिंदी में। दुख की बात है, दुख की बात है। मैं लिखने की बात करूँ, लिखने में भी कोई हिंदी का ऐसे लिखने के लिए बच जाएगी, इंग्लिश का लिखे यूं लिख वो ज्यादा आसान फील होता है। ये किसने किया? एजुकेशन ऑफ इंडिया ने किया, जिस तरह से की भी है एजुकेशन। दैट इज हाउ इट इज। वही तो कह रहे हैं। और अगर फोकस करते हिंदी में तो हमें आज हिंदी में अच्छे ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तुमने एजुकेशन दी वो नजर बहुत इंपॉर्टेंट है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो, ताकि ये सब जो गंद मच रहा है हमारे देश में वो मचना बंद होए। तो प्लीज यार, अगर आप लोगों ने वोट नहीं किया, प्लीज वोट करो। ये मत सोचो कि भैया हम नहीं कर रहे, बाकी लोग तो कर रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा, चलेगा। ऐसा नहीं है। अपनी ड्यूटी पूरी करो, रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।